हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? बढ़िया। कैसा चल रहा है पढ़ाई? मस्त चकाचक। चलो, तो अब अपने पीछे के जो भी मतलब हमारे जितने भी वीडियो हुए हैं वो सब आपने देखे होंगे, तो आज के वीडियो में आपको और भी मजा आ सकता है। ताकि आज का वीडियो जो है वो आपके लिए ऐसा काम करेगा, इट्स जस्ट लाइक ए वेरी इंपॉर्टेंट बेस जो आपका पूरा 11th और पूरा 12th हर जगह पे आपको बहुत काम में आने वाला है। आज का लेक्चर जो है वो बहुत अच्छी तरह से आप समझिएगा और 100% ध्यान दीजिएगा उसमें समझने का। ताकि आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है कि जनरली जो लोग 12th में होते हैं या तो जो 11th में होते हैं, ऑल आर फेसिंग अ लिटिल बिट प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक। पर अगर आपने अभी इस मोमेंट पे, जब ये वीडियो चल रहा है, इस वीडियो को आज आपने अच्छी तरह से समझ लिया, तो आज आपको ये काम करना है कि आज सिर्फ समझने वाला काम है वो करना है, दिमाग खुला रखना है। और फिजिक्स जो है उसको अच्छा करने के सिंपल से स्टेप्स होते हैं। नंबर 1, हर एक चीजों को थोड़ा थोड़ा समझने का ट्राई करने का। रिपीट, हर एक चीजों को थोड़ा थोड़ा समझने का ट्राई करने का। हर एक चीज एक साथ अपने को कभी समझ में नहीं आ सकता है। आई जस्ट गिव एग्जाम्पल। जब आप बहुत छोटे थे ना, तब हमें ऐसा इंट्रोड्यूस किया गया था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टैंडर्ड खत्म, पूरा आइडिया खत्म। नेक्स्ट ईयर ऐसा समझाया कि सॉलिड, लिक्विड और गैस बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बनते हैं। ओके, और वो जो छोटे छोटे पार्टिकल है उसमें से अपने को ये बताया गया कि सॉलिड में शेप होता है, लिक्विड में जिस वेसल में डालो वैसा शेप ले लेता है, और गैस उसका कोई शेप नहीं होता है। स्टैंडर्ड खत्म, पूरा पोर्शन खत्म। नेक्स्ट ईयर मतलब उससे थोड़े बड़े हुए, तब जाके आपको इंट्रोड्यूस किया गया कि क्यों ऐसा होता है। ताकि सॉलिड जो है वहां पे इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जो है वो बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा और गैस में बहुत ही ज्यादा होता है। और उसी बीच आपको ये भी बताया गया कि हर एक मटेरियल जो है वो कोई ना कोई मॉलिक्यूल्स, एटम से बनता है। फिर से स्टैंडर्ड खत्म, फिर से आगे बढ़े, तब जाके इंट्रोड्यूस हुआ था कि हर कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है। अब मान लो जैसे सब पहली बार सॉलिड, लिक्विड और गैस बताते और कभी कह देते इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, तो क्या सब समझ में आता? नहीं आता। हर एक चीज का समझने का एक टाइम होता है। 11th और 12th में, स्पेशली 11th में जब आप आते हैं, तो उस एज पे आपका लॉजिकल माइंड है वो थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा होता है। दूसरे सब्जेक्ट्स में वो फ्रीडम आपको कम मिलता है, ताकि जैसा है वैसा है। There are no any such thing that you observe in your day-to-day life in other subjects, but in physics you observe day-to-day life. हर रोज वो चीजें देखते हैं। That's why physics give that freedom to raise a question. But you have to try to understand कि कहाँ पे जेन्युइन क्वेश्चन अराइज होना चाहिए और कहाँ पे समझने वाला, एक्सेप्टेंस वाला दिमाग है वो ओपन अप होना चाहिए। ओके, जैसे हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ग्राफ का डिस्कशन किया था। द क्वेश्चन अराइज, व्हाई वी आर डूइंग ग्राफ, नॉट नीडेड। ग्राफ की क्या जरूरत है उसको समझिए। पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसे वेलोसिटी कैसे दे देता है, ऐसा मत सोचिए। उसकी बजाय ऐसा सोच सकते हैं कि suppose if I have some informations about the position versus time graph, and if I plot a specific graph, from that graph we can also identify, we can also find out what is the velocity of that specific object. वो एक नई चीज होती है। आज भी हम ऐसा ही समझने वाले हैं। ओके, थोड़े मतलब काफी छोटे रहे हो तब से आपको पता होता है कि कार जो है उसका स्पीड 70, 80, 90, 100 पे भी कभी कभार चलाया होगा आपके पेरेंट्स ने, पापा ने, मम्मी ने। तो आपको तब से पता है कि स्पीडोमीटर 70, 80, 90, 100 जाता है। पर क्या कभी ऐसा सोचा कि इसका मतलब क्या होता है? क्या वो समझने का ट्राई किया?
कि वो जो है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं, वो स्पीडोमीटर किस स्पीड की बात करता है। 100 पे जा रहे हैं तो क्या कंटिन्यूसली वही स्पीड रखेंगे क्या? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा नहीं रख सकते, ताकि जितने वो स्पीड से वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, कोई ना कोई जगह पे सामने कोई ना कोई व्हीकल आता है, वी हैव टू डिक्रीज दैट स्पीड मोमेंटरीली, फिर से मोमेंटरीली वो स्पीड बढ़ेगा। तो स्पीड है वो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहता है, बट उस स्पेसिफिक मोमेंट पे जो स्पीड होता है, उस मोमेंट पे जो स्पीड था उसको हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड का नाम दिया, और जो आपने 11th में समझने का ट्राई किया। Especially in physics, if you understand the words और उस वर्ड्स को प्रॉपरली स्प्लिट करना सीखते हो, ओके, वर्ड्स को तोड़ना सीखते हो, तो आपको उसका मतलब समझ में आ सकता है। इंस्टेंट यानी ऑन दैट मोमेंट, instantaneous yani on that moment, what is the velocity, what is the speed, it is called as the instantaneous speed। हमने ये भी समझा कि अगर जनरली दो स्पेसिफिक डिस्टेंस लेते हैं, जैसे कि अहमदाबाद टू बड़ौदा इज अ बिग डिफरेंस, बिग डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल यू कैन से 100 किलोमीटर, to cover that distance you need a big time, that is called as a 2 hours। so total distance upon total time, it is simple, 100 divided by 2, that's a 50 kilometer per hour। बट यू नो इट वेरी वेल, क्या हर मोमेंट पे 50 किलोमीटर पर आवर ही आपको स्पीडोमीटर में दिखाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। घर से निकले हो, स्पीड नहीं ज्यादा है ताकि आप रास्ते पे ट्रैफिक के बीच में, हाईवे पे आते हो तो 50 पे चलाने की जरूरत नहीं है, ताकि ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, तो आप अपना स्पीड बढ़ा सकते हो। बट ओवरऑल जो भी वो प्लस माइनस हुआ, आपने जब गाड़ी स्टार्ट किया और जब आप कोई एक डेस्टिनेशन पे पहुंचे, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, कितने टाइम में ट्रैवल किया, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। बट इफ आई वांट टू चेक एट स्पेसिफिक दैट मोमेंट, 8 बजे गाड़ी चालू किया था, तो मुझे एग्जैक्टली पता करना है 9:30 को मेरा स्पीड क्या था। तो 9:30 के लिए मैंने टाइम स्पान को छोटा करना है। टाइम स्पान जैसे ही छोटा होता है, वहां पे डिस्टेंस भी स्पेसिफिकली छोटा ही हो जाता है, और उस फिनोमिना को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। तो फिजिक्स जो है वो फिनोमिना की बात करता है, और उस फिनोमिना को हम इजीली समझ सके, इसलिए हम उसको फॉर्मूला में या तो हम उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज ओनली, नो, इट इज द फिनोमिना, जिस फिनोमिना को हम सिंबॉलिक फॉर्म देते हैं। सिंबॉलिक फॉर्म मतलब क्या? तो कि फॉर एग्जांपल आपने ऐसा समझा हुआ है, आपके पास आइडिया बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही क्लियर सा है कि अगर ऐसा कहता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, so you have a choice, write a full definition, velocity is equal to displacement upon time, or you have a choice, you just write v is equals to d by t। now choice is yours, आपको क्या लिखना अच्छा लगता है? velocity equal to displacement upon time, वो लिखना अच्छा लग रहा है, या v equal to d by t लिखना अच्छा लग रहा है? मेरे हिसाब से तो जो अक्लमंद इंसान है वो v equal to d by t वाला ही सिलेक्ट करेगा। So this is not a formula, this is a symbolic form, v for velocity, d for displacement, t for time। ओके, हमने एक बात समझी थी, एवरेज स्पीड वाला किस्सा जो है ना, उसको मैं याद दिला दूं। ओके, हमने ऐसा समझा था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, अलग अलग डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे, d1 प्लस d2 अप टू dn, और हर एक के लिए जो अलग अलग टाइम निकलता है t1 प्लस t2 अप टू tn, इसको आप कहते थे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। और उसमें आइडिया मैंने दिया था कि अगर मान लो ये वैल्यू मैं कोई 2 के लिए लेता हूँ जिसका डिस्टेंस सेम है, यानी 2 स्पेस है, ए से लेकर बी तक जाना और बी से वापस ए तक आना। अहमदाबाद टू बड़ौदा का जितना डिस्टेंस है, तो बड़ौदा से अहमदाबाद का डिस्टेंस कितना होगा? सेम ही तो होगा। तो जो d1 डिस्टेंस है वही d2 डिस्टेंस है, तो d1 इज इक्वल टू d2 हो जाएगा। तो मैं d प्लस डी
ऐसा लिख सकता हूँ। उसके लिए लगने वाला टाइम, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी d बाई v1 प्लस d बाई v2, ऐसा मैं कह सकता था। बस डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, d प्लस b को 2d कह दो, तो आपको याद होगा मैं ये फॉर्मूला डिराइव करवा चुका हूँ। ओके, इसको कहते हैं दिमाग लगाना। वैसे मैं फिजिक्स में आपको बता चुका हूँ, फिजिक्स में आता है, याद है फिजिक्स, उसमें आता है CS, और CS बोले तो कॉमन सेंस। जितना आप कॉमन सेंस यूज करोगे उतना आपको ज्यादा फायदा है वो होगा। तो कॉमन सेंस का यूज यहाँ पे करना है कि अगर आपके पास वेलोसिटी है जो एवरेज है, उस एवरेज से इंस्टेंटेनियस में जाना है। फिर से उस बात को यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ, देखिएगा कि ये एवरेज बोला जाता है टोटल डिस्टेंस और बिग डिफरेंस इन डिस्टेंस, बिग डिफरेंस इन टाइम। अगर मान लो मैं इसके आगे ऐसा एक फंक्शन यूज करूँ, और इस फंक्शन को तो मैं कहता हूँ सिंपल फॉर्मेलिटी। क्यों भाई वर्ड यूज किया फॉर्मेलिटी? क्योंकि फॉर्मेलिटी मतलब मैंने बस ऐसे ही वो फॉर्मेट या तो वो फंक्शन लगाया। वो फंक्शन लगाने से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डिफरेंस डिस्टेंस का बड़ा था वो डिफरेंस छोटा हो गया, डिस्टेंस का डिफरेंस छोटा हुआ तो टाइम का डिफरेंस भी छोटा हो गया। इसको कहते हैं dx बाई dt, और इसको बोलने का समझने का तरीका भी मैं समझा चुका हूँ। इसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा लिखा जाता है, ऐसा बोला जाता है। और डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दैट गिव अस वेलोसिटी। तो पोजीशन का डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी मिलता है। ओके, अब यहाँ पे आज का जो आपका टॉपिक है उसमें हमें ज्यादातर किस्सों में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को ही यहाँ पे समझना है। तो देखिए आज का जो पॉइंट है उसमें हम समझेंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन को कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि डिफरेंशिएशन जो है वो जो ए ग्रुप वाले हैं, यानी मैथ्स ग्रुप जिसने लिया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, वो डिफरेंशिएशन समझेंगे मैथ्स के अंदर 12th स्टैंडर्ड में। रिपीट करता हूँ, थोड़ा अजीब लगेगा। जिन लोगों ने ए ग्रुप लिया है वो डिफरेंशिएशन समझेंगे मैथ्स के अंदर 12th स्टैंडर्ड में। बायोलॉजी वाले बेचारे कभी नहीं समझेंगे, ताकि उसका मैथ्स है ही नहीं। पर दोनों को डिफरेंस, मतलब ए ग्रुप वाले को और बी ग्रुप वाले को, दोनों को डिफरेंशिएशन फिजिक्स में समझना है। कब? अब। ओके, सो दिस इज द टाइम फॉर ए ग्रुप एज वेल एज फॉर बी ग्रुप। दोनों के लिए डिफरेंशिएशन वर्ड इटसेल्फ कैसा वर्ड है? नया वर्ड, नया फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है? क्योंकि जैसे आप एडिशन करते थे, सब्ट्रैक्शन करते थे, मल्टीप्लिकेशन करते थे, डिवीजन करते थे, उसी तरह से ये एक नया टर्म है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ओके, तो डिफरेंशिएशन का क्या मतलब होता है, पहले इसको हम समझते हैं। डिफरेंशिएशन का मतलब ऐसा था कि जो फिनोमिना अभी मैंने बताई कि भाई अहमदाबाद से बड़ौदा का डिस्टेंस बड़ा डिस्टेंस है, उसको कवर करने के लिए टाइम ज्यादा चाहिए। अब जैसे जैसे मैं टाइम स्पान छोटा कर रहा हूँ, डिस्टेंस भी अपने आप क्या हो रहा है? छोटा ही हो रहा है। मतलब मुझे एग्जैक्ट ऑन दैट मोमेंट पता चल जाएगा कि वहां पे होता क्या है। उसका आइडिया मैंने ऐसे भी दिया था कि अगर एक पूरा साल आपको पढ़ना है तो सिलेबस पूरे साल का होता है। इफ वी जस्ट थिंक अबाउट द टर्म, एक टर्म की बात करते हैं, मतलब 6 महीने की बात करते हैं, तो सिलेबस उसके हिसाब से कट डाउन होता है। तो 3 महीने में आप कितना पढ़ोगे? क्योंकि जो 6 महीने में होता है उसका आधा 3 महीने में पढ़ेंगे। तो 1 महीने में कितना पढ़ोगे? क्योंकि उसका 1/3 जितना पढ़ेंगे। 15 डेज में कितना पढ़ोगे? तो जितना 1 मंथ में करते हैं उसका आधा पढ़ेंगे। 5 डेज में कितना पढ़ोगे? तो जितना 15 डेज में करने वाले थे उसका 1/3 पढ़ेंगे। तो एक दिन में कितना पढ़ोगे? क्योंकि जो 5 दिन में पढ़ने वाले हैं उसका 1/5 पढ़ने वाले हैं। एक दिन में कितना पढ़ने वाले हैं? क्योंकि एक दिन में
हम उस स्पेसिफिक टाइम इधर 1 आवर और 2 आवर, पर वो रोज अगर हमने पढ़ा, थोड़ा 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 पढ़ा, इट इज लाइक दैट कि अगर मान लो मैंने आज सिर्फ 10 मिनट पढ़ा, ऐसा मैं एक वीक तक करता हूँ तो कितना पढ़ूंगा, 70 मिनट्स हो जाएगा, 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। तो फॉर अ वीक इट इज a 70 मिनट्स एक्स्ट्रा. For 30 days, okay, it is 30 into 10, that is 300 minutes extra. And for a year it's a 3600 minutes extra. समझ में आ रही है बात? मतलब क्या, तो कि जो बड़ी फिनोमिना थी उस फिनोमिना को हम क्या करते गए, एकदम छोटा 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 करते गए। उस फिनोमिना को मैथ्स के टर्म में कहा जाता है डिफरेंशिएशन करना। तो देखो फिर से कहानी वहीं से रिपीट होती है, ताकि डिफरेंशिएशन हम जो यहाँ पे लेते थे, और यहाँ पे हमारा पर्पस क्या है, तो कि हमारा पर्पस दो चीजों को कंबाइन करना है। कैसे? तो कि एक थोड़ा मैथ्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, एक थोड़ा फिजिक्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है, और उसको समझने का ट्राई करना है। कि हमारे पास एक फिनोमिना हुआ करते थे जिसको हम कहते थे एवरेज स्पीड, जिसमें डेल्टा एक्स और डेल्टा टी ऐसा यूज करते थे, जिसका मतलब था बड़ा डिफरेंस डिस्टेंस का, बड़ा डिफरेंस टाइम का। जब भी ये डिफरेंस बड़ा हो तो वहां पे लिया जाता है लिमिट फंक्शन। लिमिट फंक्शन के बारे में भी बता दो, जो मैथ्स वाले हैं वो भी अभी नहीं पढ़ेंगे, बहुत टाइम के बाद पढ़ने वाले हैं। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जैसे हमने ये फंक्शन यूज किया, तो ये फंक्शन को यूज करने से ये जो वैल्यू है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, वो वैल्यू बन जाता है थोड़ा सा छोटा। ओके, तो यहाँ पे ऐसा समझा जाएगा कि जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टेंटेनियस यूज करना चाहा v, तो उस v को मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी। तो v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी क्या समझाएगा, तो v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी ऐसा समझाएगा कि अगर हमने यहाँ पे पोजीशन लिया और उसका पोजीशन का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, तो डी एक्स बाई डी टी में पोजीशन जो है अपॉन पोजीशन अपॉन टाइम ही समझना है। क्या समझना है? अल्टीमेटली पोजीशन अपॉन टाइम। पर इसको बोलने का तरीका, लिखने का एक और तरीका, डी बाई डी टी ऑफ एक्स। वैसे ये जो लिखा है वो और ये जो लिखा है वो एक ही चीज है, पर लिखने का तरीका समझने के तरीके पर डिपेंड करता है। इसलिए इसको ऐसा कहा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन with respect to time is known as velocity। सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालते हो तो उसको स्पीड भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। अभी आपको सिर्फ एक्सेप्टेंस वाला मोड अपना ऑन रखना है, जो बताता जाऊं उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे, उतना जल्दी पता चलेगा। ओके, this is not the time for that any kind of a logical argument, it is just about listening only। एक्सेप्टेंस रखिए कि हाँ पोजीशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी होता है। अब डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो अब मैं बताऊंगा, इसलिए पहले ऐसा क्वेश्चन दिमाग में अराइज हो तो भी उसको थोड़ा सेटिस्फाई करके रखो कि भाई थोड़ा ठंड रख, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। डिफरेंशिएशन जब करना होगा तब पोजीशन हमें एक इक्वेशन के फॉर्मेट में होगा। कैसा इक्वेशन, तो वो भी मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले अब हम मैथ्स की बात कर ही रहे हैं तो वो तो पूरा का पूरा आएगा ना। एक्स ऑफ टी, एक्स ऑफ टी उसको क्या बोला जाता है, उसको ऐसा बोला जाता है पोजीशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसको सिंपल वे में ऐसा समझ लो, पोजीशन चेंजेस एज टाइम चेंजेस।
तो देख यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़े हम अलग तरीके से लिखते हैं कि x ऑफ t इज इक्वल टू, मान ले लिख दिया टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, यानी अलग अलग t की वैल्यू मुझे अलग अलग पोजीशन जो है वो दे सकता है। क्लियर आइडिया आ रहा है? तो देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ x ऑफ 0, यानी मेरा पोजीशन जब टाइम 0 हो, t 0 हो, तो वो वैल्यू आता है 1 मीटर। ऐसा भी हमने लास्ट टाइम थोड़ा देखा। पोजीशन एट 1 सेकेंड, यानी t का वैल्यू मैं 1 ले लूँ तो वो बन जाता है 3 मीटर। पोजीशन में लेता हूँ एट 2 सेकेंड, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 प्लस 1, यानी वो होता है 7 मीटर। एंड पोजीशन एट 3 सेकेंड, यानी 3 3 ज़ा 9 प्लस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 13 मीटर। अब इतने पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझिएगा। अगर मैं ऐसा कहता हूँ एवरेज वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ पोजीशन एट 3 सेकेंड माइनस पोजीशन एट 0 सेकेंड कितने टाइम में हुआ, तो क्या पहले 3 सेकेंड और 0 सेकेंड का डिफरेंस। तो देखो तो पोजीशन एट 3 सेकेंड, पोजीशन एट 3 सेकेंड कितना मिला है 13, पोजीशन एट 0 कितना है 1, तो 13 माइनस 1 डिवाइड बाय 3, 13 माइनस 1 12, 12 by 3 that is considered as 4 मीटर पर सेकेंड। ये जो है उसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। मतलब जब मैं इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा हूँ और मैं पोजीशन की बात करता हूँ, तो मुझे एवरेज वेलोसिटी मिलता है 4 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 4 मीटर। पर ये किसका बात हो रहा है, तो ये बात हो रहा है एवरेज का। whenever we are discussing with the average, तो वो दो टाइम डिफरेंस के बीच में होता है। अब देखिएगा डिफरेंशिएशन का मैजिक। डिफरेंशिएशन अपने को ये समझाता है कि इफ आई वांट वेलोसिटी एट जस्ट 3 सेकेंड, मतलब मुझे वेलोसिटी 0 से लेकर 3 सेकेंड में क्या होता है वो नहीं जानना है, मुझे एग्जैक्टली ये जानना है कि 3 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, और उसके लिए डिफरेंशिएशन का हमें यूज करना है। तो अब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे कि कैसे होता है डिफरेंशिएशन का सबसे पहला और बेसिक फॉर्मूला। अब ध्यान से सुनते जाइएगा। जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पहली बार देखा तो आपको बताया था कि x प्लस वाई होल स्क्वायर हो तो x प्लस वाई होल स्क्वायर का एक्सपांशन होता है ना, x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा आपको बताया। आपने वो 3 4 बार 5 बार शायद लिखा, सर ने बोला था कि 5 बार फॉर्मूला लिख देने का, तो आपने लिख दिया, उसके हिसाब से 4-5 क्वेश्चंस कर दिए। तो उसी चक्कर में भूल गए कि आप ऐसा कर क्यों रहे हो वो पूछना। ओके, तो तब आपका दिमाग जो है ना वो सिर्फ फॉर्मूला के ऊपर फोकस करता था। अब फिजिक्स में यहाँ पे हर छोटे छोटे पॉइंट का थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है कि पोजीशन इज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी जैसे जैसे टाइम चल रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, वैसे वैसे पोजीशन भी चेंज हो रहा है। If position changes with respect to time, तो as per the definition उसको आप velocity कह सकते हैं। If we just have only magnitude तो आप उसको speed भी कह सकते हैं। तो एक सेंस में speed और velocity यहाँ पे उसका आइडिया जो है वो सेम बनेगा। तो जब हम यहाँ पे ऐसा कहते हैं कि पोजीशन का डिफरेंशिएशन लेना एज पर दैट फॉर्म v इक्वल टू dx by dt, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जैसे एडिशन, तो क्या एडिशन के लिए वो प्लस करो, ऐड करो, इसमें इसको ऐड किया, सब्ट्रैक्शन यानी कम करो, मल्टीप्लाई मतलब उतना टाइम्स लो, ऐसा जब आपने समझा ना, एग्जैक्टली उसी तरह से डिफरेंशिएशन है, उसका एक अपना फॉर्मूला है जिसको ऐसे लिखा जाता है d by dx ऑफ x रेज टू n, यानी ये उसका फॉर्मेट है।
जैसे कि समथिंग प्लस, आपने जब पहली बार वो क्रॉस वाला साइन देखा तो आपका दिमाग ने एक्सेप्ट किया कि ओके ऐसा साइन हो तो उसको प्लस कहेंगे। उसी तरह से अब दिमाग को एक्सेप्ट करना है कि ऐसा लिखा हो तो उसको डिफरेंशिएशन कहेंगे। मैथ्स में जब डिटेलिंग पढ़ोगे तो शायद उस टाइम ज़्यादा पता चलेगा, ताकि उसमें प्रैक्टिस अब ज़्यादा करोगे। फिजिक्स यहाँ पे आपको फिजिक्स का पर्पस समझाने का ट्राई कर रहा है, व्हाई वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन। ओके, तो देखो, अगर d बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस्टोरेंट, वैसे बता दूं ये d जो है वो डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करता है, वो कोई डिवीजन में या मल्टीप्लिकेशन में नहीं समझना है। अगर हम ऐसा देखते हैं, किसी का भी पावर देखते हैं और उसका डिफरेंशिएशन करना हो, अगर हम ऐसा कहे तो हमें डिफरेंशिएशन करना मतलब क्या करना, क्योंकि जो भी पावर है उस पावर को आगे लो और जो बेस है उसको एज इट इज रख के पावर में एक वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करो, बस खत्म हो गया डिफरेंशिएशन का अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। अब यहाँ पे उसके एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा कहा, डिफरेंशिएशन ऑफ x रेस टू 3, x रेस टू 3 का डिफरेंशिएशन करना है। मतलब पहले मैं थोड़ा मैथ्स बता देता हूँ कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है, उसके बाद हम उसका फिजिक्स के साथ रिलेशन समझ लेंगे कि सिर्फ x रेस टू 3 का डिफरेंशिएशन करना है। तो हाउ विल यू डू इट? एज पर दिस अबव फॉर्मूला, d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू 3 हो तो वहां पे हम ऐसा कह सकते हैं, जो भी पावर हो उसको आगे लो, बेस एज इट इज रखो और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 3x²? यस। तो x रेस टू 3 का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या बन गया, 3x²। बस यहाँ पे खत्म हो गया। अब उसमें थोड़े बहुत चेंजेस, वेरिएशंस लाइक दिस, d बाई डी एक्स ऑफ 2x² प्लस 5x, ऐसा होता तो क्या करते? तो डिफरेंशिएशन दोनों टर्म का करना पड़ता, 1 बाय 1 करना पड़ता। तो ध्यान से फिर से देखिए कि पहले टर्म में जो 2 है उसको एज इट इज रखेंगे ताकि वो कांस्टेंट है। ओके, डिफरेंशिएशन x² का x के रिस्पेक्ट में करने के लिए जो x की पावर है 2 उसको आगे लिया और पावर में एक कम किया, यानी 2 माइनस 1 ले लिया, प्लस 5 कोएफिशिएंट था इसलिए उसको एज इट इज रखा। यहाँ पे x का पावर सिर्फ 1 है तो 1 आगे आता और x का पावर 0 हो जाता। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो बन गया 4x, ताकि x रेस टू 1 ही है, प्लस 5 और एनीथिंग रेस टू 0 दैट इज 1। तो यहाँ पे 4x प्लस 5 दैट इज द आंसर, यानी 2x² प्लस 5x हो और उसका मुझे सिर्फ डिफरेंशिएशन करना हो तो बस ये हो गया 4x प्लस 5 उसका डिफरेंशिएशन। ओके, अभी भी बताऊं कि मैं अभी थोड़ा मैथ्स का आइडिया दे रहा हूँ कि 2x² प्लस 5x का डिफरेंशिएशन करना, तो कैसे करना वो मैंने बताया, उस डिफरेंशिएशन करने से क्या आंसर आया वो मैंने बताया। ठीक है, अब उसके बाद मैं फिर से कनेक्ट करूंगा कि डिफरेंशिएशन को फिजिक्स के साथ कैसे जोड़ना। ध्यान से सुनते जाइए, कुछ समझ में ना आए तो पहले वीडियो को अच्छी तरह से रिवाइंड करके दीजिए। चलो वन मोर एग्जांपल। अच्छा, जिसके रिस्पेक्ट में करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा d बाई डी टी, तो अब यहाँ पे इक्वेशन भी किसके फॉर्म में होना चाहिए, तो t के फॉर्म में। दैट इज वन ऑफ द रूल कि जब आप डिफरेंशिएशन x रेस टू n का करते हो तो यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू x ही होना चाहिए। तो ये आपका एक जनरलाइज फॉर्मूला है। अब मैं यहाँ पे यूटिलाइज करता हूँ, देखो कैसे। तो क्या अगर मान लो मैंने कहा 3t² प्लस 4t माइनस 5 इज इक्वल टू क्या, तो क्या अब यहाँ पे ऐसा समझने का कि 3t² जो है उसका, 4t है उसका और 5 है उसका, हर एक का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन आप करेंगे। क्लियर? तो ऊपर वाले से हर एक स्टेप में बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ऊपर वाले में ऐसा देखा था कि वो जो पावर था ना 2x रेस टू 2 का, वो 2 2 मल्टीप्लाई होकर 4x बना। तो यहाँ पे आइडिया ये बनेगा, जो भी पावर होगा अगर आगे कोई कोएफिशिएंट है तो उसके साथ सीधा सीधा आप मल्टीप्लाई
कर सकते हैं। तो 3 एज इट इज, 2 आगे आया, t⁻1 बन गया, प्लस 4 t⁻1 था वो आगे आया और ये t⁻0 बन गया, माइनस 5 एज इट इज। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, 5 के साथ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यानी 1 तो है उसके मल्टीप्लीकेशन में, ताकि 1 तो हर एक के साथ मल्टीप्लाई होता ही है। तो 1 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ t⁻0, बिकॉज एनीथिंग, जैसे आप यहाँ पे से कह सकते हैं ना, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, तो मैं इसी 1 को x⁻0, y⁻0 ऐसा किसी के भी रेज टू 0 तो कह सकता हूँ, तो 1 ही बन जाएगा। तो यहाँ पे 5 सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू था, उसके साथ कुछ नहीं था, उसका मतलब ये कि उसके साथ t⁻0 ताकि जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे थे वो वैल्यू तो था ही। तो 5 इंटू t⁻0 में समझू तो उसका 0 आगे आता और t⁻1 एक और कम होता, बट 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए उसका पूरा आंसर ऐसा बनेगा 3 2 6t प्लस 4। तो यहाँ से एक और नई बात समझने में आई कि किसी का भी डिफरेंशिएशन अगर वो कांस्टेंट वैल्यू है तो उस कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन ऑलवेज क्या होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप कह सकते हैं डिफरेंशिएशन, उसमें तो किसी के भी रिस्पेक्ट में लो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट ही लेना है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ 100 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। अगर मैं ऐसा कहता डिफरेंशिएशन ऑफ t और यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट, कोई भी नंबर होता, कोई भी वैल्यू होती पर कांस्टेंट होता, तो उसका आंसर क्या आता, 0। तो कोई भी वैल्यू जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये फॉर्मूला यानी मैथ्स का अंडरस्टैंडिंग, ये एग्जांपल्स जो यहाँ पे दिए हैं 1 2 3 वो सभी मैथ्स के एग्जांपल, इसको कहते हैं कैसे करना डिफरेंशिएशन। आई होप इट्स क्लियर। अब मैं समझाता हूँ डिफरेंशिएशन का फिजिक्स के साथ क्या कनेक्शन है। ओके, एक स्टेप आराम से देखेंगे तो सब पता चलेगा। और फिजिक्स का रूल मैंने आपको बताया हुआ है, जितना स्लो जाओगे उतना ज्यादा पता चलेगा, जितना जल्दी भागोगे उतना कम पता चलेगा। ओके, अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम था कि ये सीधा चैप्टर 3 आ गया, 1 2 किधर गया, तो उसको मैं बता दूं, आपने आगे की शायद वीडियो अच्छी तरह से नहीं देखे होंगे। जब भी हम चैप्टर 3 पहले स्टार्ट करते हैं 1 2 को छोड़कर, तो उसके पीछे हमारा लॉजिक बहुत सिंपल सा होता है। चैप्टर 1 एज पर द एनसीईआरटी वो सिलेबस का ही कोई पार्ट नहीं है, इंफॉर्मेटिव चैप्टर है। चैप्टर 2 जो है उसमें बहुत बेसिक्स इंफॉर्मेशन आती है, शायद आप में से किसी ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, CGS यूनिट्स, MKS यूनिट्स, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। ओके, बहुत बेसिक सी, हर कोई यूनिट का अपना अपना सिंबल होता है, हर एक क्वांटिटी का अपना यूनिट होता है, ऐसी छोटी छोटी बातें उस चैप्टर में आती है। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत मज़ेदार मुझे लगता है, ताकि जब आप उसको समझेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो एकदम हाई रहेगा। ओके, और उसको समझने के लिए आपको थोड़ी पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अगर पेशेंस के साथ काम कर लिया तो ये चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। एंड दिस टाइम यू दैट एडवांटेज कि आपको अपनी पेस पे जाना है। ओके, बट हर एक चीज़ों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते करते जाए। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैथ्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स। देखिएगा, मैथ्स ऐसा कहता है कि जिस किसी का भी डिफरेंशिएशन करना है वो उसी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर x रेस्ट n का डिफरेंशिएशन है तो नीचे भी x ही होना चाहिए, और उसका डिफरेंशिएशन होगा n x रेस्ट n - 1, यानी पावर आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा। इतना क्लियर, ये मैथ्स का आइडिया। अब फिजिक्स क्या कहता है, तो क्या फिजिक्स ये कहता है कि अगर मान लो मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या स्पीड कोई भी चलेगा, हाँ, अगर वो चाहिए तो मुझे क्या करना है, तो कि dx/dt ऐसा करना है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, वो फिजिक्स के रिक्वायरमेंट है। मैथ्स कहता है कि नहीं भाई,
x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना हो तो ऊपर भी क्या चाहिए, x ही चाहिए। एक और मजेदार बात, मैथ्स के लिए इस x का कोई मतलब नहीं है। सपोज देयर इज x, 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, हर जगह पे वो नहीं ढूंढते थे अननोन x, ये वो अननोन x है, इस x का कोई मतलब नहीं है। पर हाँ, फिजिक्स में इस x का मतलब है, फिजिक्स का ये x कहता है पोजीशन। हर चीज़ों को अच्छी तरह से समझना वो अब आपकी रिक्वायरमेंट है, ताकि अब आप 11th साइंस में पढ़ रहे हो और ये फिजिक्स पढ़ रहे हो। ओके, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हाय हाय हमें कैसे पता चलेगा, अब मैं बता ही रहा हूँ तो पता चल भी जाएगा। ओके, 10th स्टैंडर्ड तक आपने ढेर मतलब सो मेनी टाइम्स यू जस्ट फाइंड दैट x, सपोज देयर इज x, सपोज देयर इज x, तो कभी तो किसी ने ऐसा नहीं कहा कि व्हाई वी आर ऑलवेज फाइंडिंग x, कैन यू फाइंड a y? ऑफ कोर्स यू कैन फाइंड a y, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वेरिएबल है जिसको आप वेरी कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस x का मतलब अभी तो पोजीशन लेना है, y भी ले सकते हो इफ देयर इज अ चेंज इन y डायरेक्शन, तो क्या फर्क पड़ता है, r भी ले सकते हो इफ r इज अ पोजीशन। ओके, तो यहाँ पे ऐसा समझना है कि फिजिक्स कहता है x का डिफरेंशिएशन करोगे और वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ही डिफरेंशिएशन हो पाएगा। तो अब हमारे पास इसका एक कनेक्टिंग पॉइंट है जिसको हम कहते हैं x ऑफ t, यानी x इज फंक्शन ऑफ टाइम, t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। याद है ना अभी दिया वो एग्जांपल, वही का वही है ये। तो d बाई डी टी, चलो x का क्या वैल्यू है, तो x का वैल्यू है t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। तो देखिए ये कहता है फिजिक्स की रिक्वायरमेंट, वेलोसिटी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये फिजिक्स की रिक्वायरमेंट। मैथ्स कहता है कि नहीं, जिसका डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हो दोनों जगह पे वैल्यू कैसा होना चाहिए, सेम। तो देखो ये मैथ्स का भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। चलो अभी देखा था टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ओके 2 आगे आएगा, टी का पावर 1 हो जाएगा। अब टी रेस टू 1 था तो वो 1 आगे आएगा और टी रेस टू 0 हो जाएगा, और 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन में क्या होता है, 0। तो देखो यहाँ पे v का इक्वेशन बन गया 2t प्लस 1, ये जो है वो प्लस है 2t प्लस 1, ये क्या बन गया, ओके इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इक्वेशन। ओके, इट मीन्स इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, फाइंड instantaneous velocity at t is equals to 3 second. So velocity at 3 second, 2 into 3 plus 1, so 2 3 are 6 plus 1, that is called 7 meter per second। आई बात समझ में? तो देखिए यहाँ पे जो हम देखते थे उस पॉइंट में हमने ऐसा देखा, this one is considered the average velocity between 3 seconds, यानी 0 1 2 3, 3 सेकंड्स के अंदर जो डिस्टेंसेस आपने इस फॉर्मूला के बेस पे ट्रैवल किए थे 1 2 7 13 व्हाटएवर द डिस्टेंसेस, तो उन डिस्टेंसेस का डिफरेंस लिया डिवाइड बाय टोटल टाइम किया, तो उसने ऐसा समझा कि एवरेजली 3 मिनट तक, एवरेजली आपने हर मिनट में 4 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया हो। आई रिपीट, हर मीटर सॉरी हर सेकंड में आपने एवरेज में कितना ट्रैवल किया होगा, 4 मीटर। पर यहाँ पे ऐसा बताया कि नहीं भाई एग्जैक्टली अगर मुझे 3 सेकंड पे चाहिए तो क्या करने था, तो क्या एग्जैक्टली वहां पे चाहिए तो वहां पे आपको उसका डिफ्रेंसिएशन करना था। तो ये होता है पोजीशन का इक्वेशन, और उस पोजीशन के इक्वेशन का ये जो किया उसको कहते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन करना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत काम का हुआ। यहाँ पे हमने फिजिक्स को भी समझा, हमने यहाँ पे मैथ्स को भी समझा, कि सबसे पहले ये समझा डिफरेंशिएशन भाई कहते किसको, उस डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला समझा जो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने दिया हुआ है। ठीक है,
तो देखिए, अरे तो देखिए यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन का, ओके, तो यहाँ पे वेलोसिटी को आपने नाम दिया था v, ओके, v इज इक्वल टू dx by dt। तो ये है डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला। एंड हियर वी जस्ट फाइंड आउट कि हमने इस पोजीशन के इक्वेशन, तो देखो यहाँ पे पोजीशन जो है ना इक्वेशन के फॉर्म में आया, जब भी ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में आए और वेलोसिटी निकालना हो तो उस इक्वेशन का क्या करने का, डिफरेंशिएशन, हर एक टर्म का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन किया। यहाँ पे हर जगह पे प्लस प्लस साइन था तो हमने भी प्लस प्लस साइन लगाया, प्लस माइनस जो कोई भी साइन होता तो आपको उसके अकॉर्डिंग साइन लगाना पड़ता। तो ये जो इक्वेशन बना v इज इक्वल टू 2t प्लस 1, उसको कहते हैं वेलोसिटी का इक्वेशन। समझ में आई कुछ बात? चलो, तो देखो यहाँ से हमने एक सिंपल सा आइडिया निकालने का ट्राई किया कि अगर किसी का पोजीशन टाइम के हिसाब से चेंज होता हो तो उसका एवरेज वेलोसिटी कैसे मिलेगा और उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे मिलेगा। आई होप इट्स क्लियर। तो जो कुछ भी यहाँ पे डिपेंडेंट बना वो बना डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला से। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, तो कि एन एक्स रेस टू एन माइनस वन, जो भी उसका पावर है वो एक पावर आगे आएगा और उसमें से एक पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से ऐसा कहा जा सकता है कि अगर आपके पास वेलोसिटी हो और सॉरी आपके पास पोजीशन हो, पोजीशन का इक्वेशन हो और वेलोसिटी निकालनी हो तो आप उसका डिफरेंशिएशन करो, मिल जाएगा वेलोसिटी। क्लियर आइडिया? चलो, अब इससे एक और स्टेप में आगे ले रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। हाँ, अब इतना समझा है तो बस एक एक स्टेप कनेक्ट होता ही जाएगा। अब मैं यहाँ पे कनेक्ट करवा रहा हूँ आपको एक्सेलरेशन के साथ। तो देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब भी हम पहले समझ चुके हैं। एवरेज एक्सेलरेशन में हमने ऐसा समझा था डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। पर दो बड़ी बड़ी वेलोसिटी का डिफरेंस है डेल्टा वी, तो बड़े टाइम का डिफरेंस डेल्टा टी। तो यहाँ पे फिर से अगर मैं ऐसा कह दूँ कि अगर मैं इसके आगे लिमिट फंक्शन लगा दूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, तो ये बन जाता है एक्सेलरेशन इक्वल टू डीवी बाय dt। तो ये मैजिकल पॉइंट है लिमिट वाला कि जब भी आपने ये डेल्टा यानी बड़ा डिफरेंस था उसके आगे आपने लिमिट फंक्शन लगाया, तो ये मैजिक ये कहता है, लिमिट लगाना मतलब क्या, तो कि आपने जो टाइम का डिफरेंस था उसमें एक लिमिट लगा दिया, आपने कंस्ट्रेंट लगा दिया, आपने उसको रोक दिया। आपने क्या किया कि भाई इतना बड़ा टाइम का डिफरेंस है, आपको टाइम का डिफरेंस कैसा लेना है, छोटा। जैसे कि अगर मान लो मैं ऐसा कहता हूँ कि ये चैप्टर 3 जो है ना उसको खत्म करने के लिए मुझे 14 आवर्स चाहिए, तो क्या हम एक दिन बैठेंगे और 14 आवर्स तक से फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ते रहेंगे? तो जाएगा कुछ दिमाग में? नहीं जाएगा दिमाग में। इसलिए हमने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया। ओके, हर आवर्स में, हर एवरी 1 आवर, 1 आवर उसको मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया, तो कि हर 1 आवर में मैंने प्लान किया हर छोटे 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 टॉपिक को, हर छोटा छोटा टॉपिक समझेंगे तो वो 1 आवर बनता जाएगा। ऐसे 1 आवर 1 आवर 1 आवर 1 आवर करते जाएंगे। और अगर मान लो काम होता है तो 14 आवर्स के अंदर ये पूरा आपका एक चैप्टर रेडी हो जाएगा। ओके, तो एक साथ तो सब कुछ कर नहीं सकते थे ताकि वो बड़ा टाइम स्पान होता है, टाइम स्पान बड़ा है तो डिस्टेंस हो चाहे वेलोसिटी हो वो भी बड़ा होता है। तो लिमिट फंक्शन का काम है उस वैल्यू को छोटा करना। ओके, इसको कहते हैं फिनोमेना को समझना। ओके, लिमिट फंक्शन डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ऐसा लिखा जाता है ताकि हम उस बात को समझ पाए।
इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर आप कोई जगह पे जाते हो और वहां पे वैसा क्रॉस का साइन किया हुआ है, ओके, साइन बोर्ड है क्रॉस का, और फिर भी हम घुसे चले जाए तो पुलिस वहां पे आगे जाके रोकेगा कि क्यों भाई, दिख नहीं रहा था, आगे लिखा था ना क्रॉस। तो हम कहेंगे नहीं, लिखा देखा तो था क्रॉस है, पर उसका मतलब मुझे क्या पता। क्यों? क्रॉस का मतलब क्या? यहाँ आना नहीं है। साइन लैंग्वेज, एग्जैक्टली ये फिजिक्स का अपना साइन लैंग्वेज है, सिंबॉलिक लैंग्वेज कह लो। तो देखो यहाँ पे ए में लिखा है dv बाई डी टी। अब ए में लिखा है dv बाई डी टी, तो इसको भी मैं ऐसे भी तो देख सकता हूँ, dv बाई डी टी ऐसे लिखा है। तो क्या मैं इसको कह सकता हूँ शॉर्ट में, हाँ, डिफरेंशिएशन को शॉर्ट में मैंने लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू को भी शॉर्ट में लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम is known as acceleration। अब देखो यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन का पूरा स्पेलिंग लिखता, वेलोसिटी पूरा लिखता, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पूरा लिखता, वो लिखना अच्छा लगता है कि सिर्फ इतना लिखना अच्छा लगता है? तो मेरे हिसाब से हर कोई इंटेलिजेंट बंदा यही कहेगा कि ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी लिखना वो ज्यादा कन्वीनियंट और ज्यादा अच्छा होता है। तो उसका मतलब ये निकला कि अगर आपके पास वेलोसिटी का कोई इक्वेशन हो और उसमें से एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या करने का, उसका भी डिफरेंशिएशन कर दो, खत्म हो गई बात। तो देखो अभी जो हमने इक्वेशन प्रीवियस पॉइंट में निकाला था ना, उसमें वेलोसिटी मिला था ऐसे कुछ 2t+1 मिला था। अब मैं कहता हूँ फाइंड आउट एक्सेलरेशन, तो क्या करने का, dv बाई डी टी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये फिजिक्स है, dv बाई डी टी। पर मैथ्स क्या कहता है, डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करना हो तो इधर भी t ही चाहिए। तो चलो मैथ्स भी खुश, फिजिक्स भी खुश। 2t+1, तो 2t का डिफरेंशिएशन 2 एज इट इज, पावर आगे आएगा, t का पावर एक कम हो जाएगा, और 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 0। तो देखो यहाँ पे 2 t रेज टू 0 दैट इज 1, तो यहाँ पे 2 इज योर आंसर। तो यहाँ पे अगर हम इस पूरे फिनोमेना को कनेक्ट करें तो देखो कितना मजेदार पॉइंट बना कि अगर पोजीशन t² + 2t+1 हो और मुझे वेलोसिटी निकालनी हो, तो मैंने उसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन का ये बेसिक फॉर्मूला था। तो मुझे यहाँ पे वेलोसिटी का एक इक्वेशन मिला और उसमें मैंने वैल्यू डाल दिया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, हाँ, कि जब भी आप, कनेक्ट करवा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, जब भी आप के पास पोजीशन का इक्वेशन हो, देखो जब भी आपके पास, एक और एग्जांपल भी बताऊंगा, पोजीशन का इक्वेशन हो और पोजीशन का इक्वेशन यहाँ पे देखो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी करो, तो आपको एवरेज वेलोसिटी मिलता है, जहाँ पे एक्स एट 3, एक्स एट 0 डिवाइड बाई टाइम, जो एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के बाद जब आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो उसका डिफरेंशिएशन करने का, और एक इक्वेशन किसका बन जाएगा, वेलोसिटी का ही बनेगा। तो इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन चाहिए तो इक्वेशन भी किसका होना चाहिए आपके पास, वेलोसिटी का या तो एक्सेलरेशन का ही। अब ये वेलोसिटी का इक्वेशन मिल चुका है, उसमें टाइम का वैल्यू डाल दो, t इक्वल टू 3 सेकेंड या वॉट एवर द टाइम। तो वो टाइम का वैल्यू डालने से जो वेलोसिटी मिला उसको आप कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड द सेम वे अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो फिर से वेलोसिटी का जो इक्वेशन था मेरे पास उसका फिर से डिफरेंशिएशन किया और मुझे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया। पर यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब 0 सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, हर कोई टाइम ले लो, एक्सेलरेशन कैसा रहा,
क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट ही रहा। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आराम से करिएगा। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ, ध्यान से देखिएगा। चलो पूरा का पूरा मैं आइडिया देता हूँ। हम यहाँ से सभी क्वांटिटी निकालेंगे जिसको हम कहेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लो मैंने ऐसा कह दिया कि अगर एक पोजीशन का इक्वेशन है मेरे पास, चलो यहाँ पे अगर हम ऐसे कहते हैं पोजीशन चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मान लो मेरे पास ऐसा कोई इक्वेशन है टी क्यूब प्लस 3t² प्लस 4t प्लस 1, ओके, पोजीशन इज चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम का ये इक्वेशन है। अब मैं यहाँ पे ऐसा कहता हूँ फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड, इसके बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। ओके, पहला फाइंड। दूसरा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड। जब भी इंस्टेंटेनियस निकालना होगा तो टाइम का वैल्यू कोई एक ही दिया होगा, 3 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, वॉट एवर, पर टाइम का वैल्यू कोई एक होगा। उसके बाद एवरेज एक्सेलरेशन t is equal to 0 second to t is equals to 2 second and instantaneous acceleration t is equals to 2 second पे चाहिए। तो देखो, अब जब यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा कि जब एवरेज वेलोसिटी की आप बात करते होंगे, ओके, तो जब भी किसी का एवरेज का फॉर्मूला लिखना हो तो एवरेज वेलोसिटी के लिए लिखा ऐसे जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से मैंने हिंट पॉइंट दिया, एवरेज वेलोसिटी निकालना हो तो एक्स का इक्वेशन यानी ये एक्स का इक्वेशन यूज करना है। जब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो मुझे d बाई डी टी ऑफ एक्स करना है, यानी मुझे x का डिफ्रेंसिएशन करना है। ठीक है, हिंट दे रहा हूं और पूरा कर भी रहा हूं, ध्यान से देखते जाइए। एवरेज एक्सेलरेशन यानी डेल्टा v बाई डेल्टा टी, यानी v का मेरे पास जैसे ये x का इक्वेशन है ना, वैसा ही कोई v का इक्वेशन बनेगा। तो उस v के इक्वेशन का मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा और उसके हिसाब से एवरेज एक्सेलरेशन मिलेगा। एंड अगर मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए तो मुझे वेलोसिटी के इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। समझ में आई इतनी बात? चलो एक 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 स्टेप फॉलो कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले मेरे पास ये x है, ठीक है, और मैं सबसे पहला पॉइंट फाइंड करने जा रहा हूं एवरेज वेलोसिटी, जिसका मतलब करना है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। कहाँ पे? तो कि पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड माइनस पोजीशन एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो t का इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हर जगह पे 3 लगा दो। तो चलो सबसे पहले मैं 3 लगाता हूँ, तो 3 स्क्वायर 27, उसके बाद 3 स्क्वायर सॉरी 3 क्यूब, पहले 3 स्क्वायर इंटू 3 वो भी 27 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 1, ये क्या लगाया वैल्यू मैंने, t की जगह पे 3 लगाया, माइनस क्या करना है, t जहां जहां दिखे वहां 0 0 0 लगा दो, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 बचेगा और डिवाइड बाय कर दो 3।
चलो अब ऊपर की वैल्यू जो है उसमें से ब्रैकेट ओपन कर दो तो 1 1 कैंसिल, 27 + 27 + 12 तो वो हो जाएगा 66 डिवाइड बाई 3, यानी वो हो गया 22 मीटर पर सेकंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना था कि व्हेन आई एम डूइंग एवरेज वेलोसिटी तो इक्वेशन मैंने पोजीशन का यूज किया। क्लियर? चलो अब सेकंड स्टेप। हाँ, सेकंड स्टेप है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए डिफरेंशिएशन करना है किसका? पोजीशन के इक्वेशन का। पोजीशन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? क्योंकि पोजीशन का इक्वेशन दिया हुआ है t के रिस्पेक्ट में t³ प्लस 3t² प्लस 4t प्लस 1 इज इक्वल टू टर्म वाइज, मतलब एक एक टर्म का आप करते जाइए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था? पावर है वो आगे आएगा और एक पावर कम हो जाएगा। तो t³ है उसमें से 3 आगे आया, क्यूब का स्क्वायर हो गया। अब 3t² में तो हमने ऐसा समझा है ना, वो पावर आगे आके मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 2 जा 6 और t² का बन गया t प्लस 4t, यानी सिर्फ रहेगा 4 और 1 का हो जाएगा 0। क्लियर आइडिया? तो देखिए, तो अब यहाँ पे ये जो बना, ये 3t² 6t प्लस 4 बना, वो क्या बना? वो बना आपका वेलोसिटी का इक्वेशन बना। क्या बना? वेलोसिटी का इक्वेशन बना। ठीक है, अब इसमें हमें वैल्यूज वो डाल देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन बना v इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 6t प्लस 4। ओके, देख लेते हैं एक बार। 3t² प्लस 6t प्लस 4, बराबर, ताकि वो लास्ट वाला टर्म तो 0 था। तो 3t² प्लस 6t प्लस 4 किसका इक्वेशन बना? वो इक्वेशन बना हमारी वेलोसिटी के लिए। तो जैसे पोजीशन का इक्वेशन हुआ करता था वैसे ये वेलोसिटी का इक्वेशन बना। बरोबर, वेलोसिटी का इक्वेशन रेडी कर दिया। अब यहाँ पे उसने पूछा हुआ है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो बताया था ना इंस्टेंटेनियस के लिए इक्वेशन वेलोसिटी क्या होना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो जहां जहां दिखे t वहां वहां लगा दो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो जहां जहां दिखे t वहां वहां कर दो 3 स्क्वायर 6 to 3 plus 4, 3 square 9 3s are 27, 6 3s are 18 plus 4। क्लियर? तो 27 plus 4 31, 31 plus 10 that is 41, 41 plus 8 that is 49 मीटर पर सेकंड। तो ये बनता है हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आई होप इट्स क्लियर, समझ में आ रहा होगा। अब ये इक्वेशन है तो हमारा एक काम आसान है, किसका? क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन का काम। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए कैसा लिखना था? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी कौन सा इक्वेशन? वेलोसिटी का इक्वेशन। तो यहाँ पे वेलोसिटी एट 2 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड डिवाइड बाय कितना टाइम? तो 2 सेकेंड, तो वो 2 सेकेंड के लिए लेना है। तो जहां जहां दिखे t वहां वहां कर दो 2। तो 3 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 4 माइनस जहां जहां दिखे t वहां वहां कर दो 0। तो बचेगा सिर्फ 4 डिवाइड बाय हो गया 2। तो देखो ये तो लास्ट वाले 4 कैंसिल हो जाएंगे। 2 स्क्वायर 2 2 जा 4 3 जा 12, 6 2 जा 12
12 plus 12, 24. 24 by 2. So your answer is 12 meter per second square. ये क्या बना? क्योंकि ये बन जाता है आपका एवरेज एक्सेलरेशन। क्लियर? अब फिर से यहाँ पे कि एवरेज एक्सेलरेशन के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज अबाउट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए क्या करने का? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएशन वेलोसिटी के इक्वेशन का, दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4, यानी वेलोसिटी का इक्वेशन यूज कर दिया, इज इक्वल टू, चलो इसका डिफरेंशिएशन करो तो 3 टू ज़ा 60 प्लस 6, 4 का तो हो गया 0। तो ये एक्सेलरेशन का ही इक्वेशन बन गया। और अब यहाँ पे ऐसा कह दो, एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन बन जाता है 6 टू ज़ा 12 प्लस 6, 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? एक एक स्टेप आराम से समझिए, रिवाइज करिए, तो समझ में 110% आ जाएगा। देखो पूरा क्वेश्चन, एक इक्वेशन दिया था, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ये पूरा का पूरा आपको वीडियो देखते देखते भी लिखना है। वीडियो देखने के बाद ये पूरा क्वेश्चन आपको 3 बार लिखना है, एज इट इज कॉपी करना है। ओके, और उसके बाद अभी मैं आपको ऐसे 2 क्वेश्चन देता हूं जिसमें आपको एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सब कुछ निकालना है। यहाँ पे हिंट दिया कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस के लिए डिफरेंशिएशन। एवरेज एक्सेलरेशन हो तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, बट इंस्टेंटेनियस हो तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ताकि जब इंस्टेंटेनियस कहते हैं देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस इन द वेलोसिटी और स्मॉल डिफरेंस इन पोजीशन। अल्टीमेटली यहाँ पे पोजीशन अपॉन टाइम ही है, पर ये बड़ा डिफरेंस है इसलिए इक्वेशन x का होता है। ये छोटा है इसलिए हम उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो वो वेलोसिटी का इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पोजीशंस यानी x के इक्वेशंस यूज किए, यहाँ डिफरेंशिएशन करने के बाद वेलोसिटी का एक इक्वेशन बना और वो हमने यहाँ पे यूज किया तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिला। वही वेलोसिटी का इक्वेशन मैंने यहाँ पे यूज किया तो एवरेज एक्सेलरेशन बना। ओके, जितना आराम से लिखोगे उतना अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आपको ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है, जो आपको होमवर्क में कर देने हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला पॉइंट पोजीशन x ऑफ t, वो मैं दे देता हूँ 3t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2। ओके, जिसमें आपको क्या करना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t is equals to 3 second, okay, and average velocity t is equal to 0 second to t is equals to 2 second। यहाँ पे फिर से हिंट बता दूं, इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसके लिए क्या करेंगे, x का ही इक्वेशन यूज करेंगे, मतलब x की ही इक्वेशन में t की जगह पे ये 2 वैल्यू डाल देंगे आप। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जिसमें सब कुछ फाइंड करना होगा, x ऑफ t 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड to t is equals to 2 second, instantaneous velocity at t is equals to 2 second,
एवरेज एक्सेलरेशन at t is equal to 0 second to t is equals to 2 second and instantaneous acceleration at t is equals to 2 second। ठीक है, अब यहाँ पे हिंट नहीं लिख रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन से आप उसका आइडिया लगा सकते हैं। तो होमवर्क ध्यान से सुनिए, जो पूरा का पूरा आज का सेशन है, पूरा का पूरा जितना मैंने लिखा है वो सब कुछ आपको 3 बार लिखकर सबमिट करना है। कितनी बार? 3 बार लिखकर, और ये 2 क्वेश्चंस को भी सॉल्व करके लिखना है। पूरे वीडियो को आराम से देखिए, ध्यान से देखिए, आज का लेक्चर बहुत ही काम का है, एज वेल एज नेक्स्ट लेक्चर भी उतना ही काम का रहेगा, ताकि उस लेक्चर में हम इससे थोड़ा एक स्टेप आगे जाने वाले हैं। ठीक है, अच्छी तरह से समझिएगा, और कुछ समझ में ना आए तो पूछिएगा, पर वीडियो को एटलीस्ट मिनिमम 2 से 3 बार है वो आप देखिएगा। ओके, तो ज्यादा पता चलेगा। ठीक है, पर पढ़िएगा जरूर। तो अभी हम लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। ओके, बाय बाय।